इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज मैं आप सभी को बताऊंगा एमएसएमई से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में आजकल एक लहर चली हुई है, यहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स का जन्म हो रहा है। मींस क्या हो रहा है, आज के देश में ना बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस बनेंगे तो नए नए रोजगार उत्पन्न होंगे। इसी कैटेगरी में देखा होगा अभी आपने एक G20 समिट भी चली हुई थी, इसमें भी नए नए इन्वेस्टमेंट्स को बाहर से लेके आए गए थे हमारे देश में, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की प्रगति हो सकेगी और प्लस रोजगार के साथ साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको भी एक स्पीड मिलेगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एमएसएमई समाधान का, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, प्लस कंपनीज के कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग फाइल करते हैं, प्लस पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, अगर डिलेड पेमेंट की मॉनिटरिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रोविजंस बता दूं कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, जो हमारा एक्ट बनाया गया था एमएसएमई का, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED। ये एक्ट दोस्तों हमारे पास 2006 से है। ये एक्ट प्रोविजन क्या करता है, दिस एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेशन रहने वाला है ये हम लोग का डिलेड पेमेंट के ऊपर बात करेगा कि अगर किसी भी एमएसएमई को डिलेड पेमेंट करी जाती है तो उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये जो हमारा एक्ट है ये प्रोविजन कंटेन करता है, इसमें सेक्शन 15 से 24 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि जो सेक्शन 15 to 24 है इस एक्ट का, यही कवर करता है पूरे प्रोविजंस को जो हम लोग आज जानने वाले हैं। इसके बाद देखिए बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। ये एक काउंसिल बनाई गई है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन गेटिंग रेफरेंस फाइलिंग फॉर डिलेड पेमेंट। अगर आप कोई डिलेड फाइलिंग की पेमेंट करते हैं, मींस डिलेड पेमेंट की फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, एक रेजोल्यूशन काउंसिल बनाई गई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल है। इसको हम लोग कहते हैं MSEFC। ये सेटलमेंट के लिए काउंसिल बनाई गई है। ये भी सेम एक्ट के तहत सेक्शन 20 और 21, ये जो हमारे दो सेक्शन है 20 और 21, इनके तहत ये काम करती है और ये आपको सारे प्रोविजंस बताती है कि अगर कोई डिलेड पेमेंट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कैसे आपको सेटलमेंट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। अब देखिए, ये अगर डिलेड पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाया गया तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो उसका यही था कि ये एमएसएमई के लिए बनाया गया। तो एमएसएमई क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि हम एमएसएमई को ग्रोथ देंगे, तो ग्रोथ देने का मतलब होता है कि उनके हम अलग अलग तरीके से उनकी सहायता करें, अलग अलग तरीके से उनको फैसिलिटेट करें, जिससे कि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। तो इसी बढ़ावे मिलने के लिए हमने ये प्रोविजन बनाया था कि अगर कोई डिलेड पेमेंट हो रहा है तो उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसएमई समाधान पोर्टल इज टू मॉनिटर द डिलेड पेमेंट्स टू एमएसएमई सेक्टर विच द एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यूज। अभी देखिए क्या हुआ है कि आपको करना क्या है, देखिए जो मैंने आपको फॉर्म्स बताए हैं, मैं आगे आपको फॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि हर एक एमएसएमई जो कैटेगरी की कंपनी होती है वो बताती है कि उसको किससे कितना पैसा लेना हुआ है और किस टाइम पीरियड से वो पैसा ओवरड्यू है। तो होता क्या है, जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार करी जाती है तो ये जो एमएसएमई समाधान का पोर्टल है, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट होती है अपलोड होती है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज उस पूरे स्ट्रक्चर को, मींस क्या हुआ, जितने भी डिलेड पेमेंट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करते हैं कि क्या वो ईयर टू ईयर डिलेड हो रहे हैं। मींस एक रिपोर्ट में भी सेम डेटा आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डिलेड ऑलरेडी चल रहा है। तो वो जो डिलेड पेमेंट हमारे चलते हैं उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है। It aims to empower micro and small entrepreneurs across the country to register their delayed payments case related to ministry and departments under union government and central public sector enterprise as well as state governments and their public undertakings।
अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओवरऑल एम है वो तो यही है कि जो हमारे पास डिलेड पेमेंट्स रहते हैं उनको हम पब्लिक डोमेन में लेके आए। पब्लिक डोमेन मींस क्या है, इस एक्ट के तहत जो काउंसिल बनाई गई है उसमें हम अगर ये सारे डिलेड पेमेंट्स के बारे में एक फॉर्म फाइल करते हैं और फॉर्म फाइल करने के माध्यम से अगर हम वो सारे डिलेड पेमेंट्स वहां पे अपलोड कर देते हैं तो होता क्या है इस कैटेगरी में कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास ये डिलेड पेमेंट्स की दिक्कत आ रही है उन सभी का डेटा ऑलरेडी शेयर्ड रहता है। तो वहां से ओवरऑल मॉनिटरिंग करी जाती है कि पेमेंट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कितने टाइम पीरियड से ओवरड्यू चल रहे हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एक तो मॉनिटरिंग का मैंने बताया, दूसरा आपका क्या हो गया कि जितने भी डिपार्टमेंट चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट अंडरटेकिंग, यूनियन अंडरटेकिंग, इसमें से किसी भी कैटेगरी का पेमेंट ही क्यों ना हो उसको हम ओवरऑल मॉनिटर कर पाए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई मींस क्या हो गया कि अब जो डिलेड पेमेंट्स के अगेंस्ट में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। मींस क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस ओनर हैं और आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो क्या आप इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई में हम लोगों को बताया गया है एनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैविंग वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई। अब दोस्तों यहां पे बात करी गई है उद्यम रजिस्ट्रेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी ऐसी संस्था जिसके पास एक वैलिड उद्यम का रजिस्ट्रेशन है वो यहां पे अप्लाई कर सकता है। अब उद्यम दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे हम और आप आधार रखते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ होता है कि हम यहाँ भारत में रहते हैं और हम यहाँ के अधिकारी हैं, मींस यहाँ पे सिटीजन हमारा है। उसी तरीके से जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये बिजनेसेस को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट रहता है कि वो इस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं और इस रजिस्ट्रेशन में होने के साथ साथ उनका क्या करा जाता है, क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग उनको माइक्रो, मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो डिवीजन जो हम लोग करते हैं वो टर्नओवर बेसिस पे होता है। जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि उस उद्यम पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करा जाता है, प्लस अगर आप इस पे रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो आपकी कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है और क्या इस कैटेगरी में सिर्फ स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे चाहे आप माइक्रो हो, स्मॉल हो, किसी भी कैटेगरी की एंटरप्राइज आपकी क्यों ना हो, अगर आपके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस एक्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट लेने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। मींस ये जो पूरा पोर्टल है इसकी साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, ये हमको कौन कौन सी सुविधाएं देता है। देखिए सबसे पहले बताया गया द पोर्टल फैसिलिटेट्स द एंटरप्रेन्योर्स इन मॉनिटरिंग द डिलेड पेमेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी विलंबित भुगतान होते हैं, मींस जिनका पेमेंट एक टाइम पीरियड के बाद डिले हो गया, अब ये कैसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा पेमेंट डिलेड है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए क्या होता है कि आपकी जो कंपनी होती है उसका ना एक इंटरनल पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। वहां पे आप ये मानते हैं कि अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई किया और आज सप्लाई डेट है मीन 0, यहां से हम 30 डेज के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मींस क्या हुआ, 30 डेज के अंदर अगर आपने हमसे माल लिया तो आपको हमको पेमेंट देना है। तो डिलेड वो तब माना जाएगा कि तब 30 दिन का पीरियड निकल चुका है, उसके बाद भी मींस इसके बाद हम ऊपर जाने के बाद कह सकते हैं कि अगर हमने इसमें 30 दिन और ऐड कर लिए तो मींस हमारी कंपनी क्या हो गई, इस कैटेगरी में यहां फॉल कर रही है कि हमारे पास डिलेड पेमेंट का कोई स्ट्रक्चर आ चुका है। तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा यही है कि डिलेड पेमेंट्स को मॉनिटर करना। उसके बाद देखिए बताया गया द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पोर्टल विल बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अब ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आ जाती है, तो जो इसका पूरा उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी डिलेड पेमेंट्स कर रहे हैं, मींस कोई ऐसे वेंडर्स हैं जिनका पेमेंट ऑलरेडी डिलेड रहता है किसी एक फर्म के साथ, तो जो इनकी इंफॉर्मेशन है ये साझा कर दी जाती है पब्लिक डोमेन में। मींस उनका नाम डिटेल में पब्लिक के पास अवेलेबल रहता है, जिससे क्या हो सकता है, उनको डर रहता है अपनी इमेज का कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास 2-4 फर्मों से आ जाएगी तो मींस ऐसा पब्लिक में इमेज ये हो सकती है कि मेरे तरफ से पेमेंट डिलेड रहते हैं। आगे देखिए बताया गया है द एमएसएमई विल ऑल्सो एम्पावर टू एसेस द पोर्टल एंड मॉनिटर देयर केसेस। अभी क्या है कि एमएसएमई के पास भी ये राइट दिया गया है कि वो अपने केसेस को पोर्टल से मॉनिटर कर पाए। दोस्तों देखिए ये चीज स्ट्रक्चर और ये राइट इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आपने देखा होगा यहाँ पे अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मींस आपके पास राइट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका पेमेंट डिलेड हो गया तो क्या हमेशा आपका नाम पड़ा रहेगा वहां पे। तो दोस्तों उस पेमेंट को आप करके अपना जो स्ट्रक्चर है वहां पे अपडेट करा सकते हैं। इसीलिए जो मॉनिटर करने का राइट है वो भी एमएसएमईज को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद द सीईओज ऑफ पीएससीज एंड द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर्स कंसर्न्ड विल आल्सो मॉनिटर द डिलेड पेमेंट्स ऑफ एमएसएमई एंड इश्यूज क्विकली। अभी क्या है कि देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, हमने पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डाल दी और हमारा काम खत्म।
दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना ही इसलिए है कि जब वहां पे इंफॉर्मेशन जाती है तो जाने के साथ साथ क्या होता है, जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो भी मॉनिटर करते हैं कि कौन से वो पेमेंट्स हैं जो डिलेड हो रहे हैं और उनका क्विक रिड्रेसल कराने में भी वो आपकी मदद करते हैं। उसके बाद देखिए बताया गया है एंटरप्राइज कैन रजिस्टर देयर केसेस इफ दे डू नॉट गेट द अमाउंट विद इन 45 डेज फ्रॉम पीएसयूज और गवर्नमेंट एजेंसीज। अभी क्या है देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट एजेंसी या पीयूष के अगेंस्ट में कोई पेमेंट बाकी है तो यहां पे जो है केस आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको 45 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं मिलता। मींस ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पीएसयूज के अगेंस्ट में केस यहां पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, उनके अगेंस्ट में भी आप केस रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट 45 दिन के बियॉन्ड से जो है वो ड्यू रह चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका केस यहां पे टेकअप किया जाए। तो देखिए सबसे पहले यहां बताया गया है पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर, रिस्पोंडेंट एंड इनवॉइसेस जनरेटेड अगेंस्ट दोज ऑर्डर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना आपको तो ये प्रूफ करना ही पड़ेगा कि पेमेंट ड्यू कब हुआ था और जो आप अमाउंट बता रहे हैं क्या वो फाइनल अमाउंट है। तो उसके लिए दोस्तों हमको चाहिए होगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर। अभी जो वर्क ऑर्डर की बात यहां पे कही गई, ये पूरा स्ट्रक्चर काम ही ऐसे करता है कि अगर आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो सबसे पास आपके पास एक आएगा वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर को मिलने के बाद आप उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट होने के बाद उसकी आप इनवॉइस रेज करेंगे। तो यहां पे देखिए जो चीजें मांगी गई हैं वो इसी स्ट्रक्चर बेसिस पे मांगी गई हैं कि सबसे पहले आपको वर्क ऑर्डर देना है, उसके बाद आपको इनवॉइस भी देनी है जो आपने उस वर्क ऑर्डर को कंप्लीट होने के बाद जनरेट करी होंगी। In case the purchase order is an oral and affidavit of that effect is to be submitted। अभी देखिए क्या हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऑर्डर आपके पास फोन पे आ जाते हैं या वर्बली आ जाते हैं। तो उस केस में बोला गया है कि अगर आपका परचेज ऑर्डर ओरल आया है, मींस आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसको भी एक एफिडेविट पे बनवाना है। मींस कि आपको उसका भी एक वर्क ऑर्डर फॉर्मेट एफिडेविट पे बनाना है, क्योंकि आपको पीडीएफ ही अपलोड करना है। वहां पे कोई भी बात आप बिना सबूत बिना डॉक्यूमेंट के अटेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको परचेज ऑर्डर का एक ओरल फॉर्मेट में एफिडेविट बनवाना है जो कि आपने ओरली लिया हुआ था। उस एफिडेविट को आपको क्या करना है, इस एफिडेविट को भी आपको पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के साथ साथ वर्क ऑर्डर इनवॉइस तीनों चीजों के साथ इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए नोट में यहां बताया गया है द डॉक्यूमेंट साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 1 MB। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये पीडीएफ आप बनाएंगे उसका साइज 1 MB जो है ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। A maximum of 3 work orders and 3 invoices can be uploaded। अगर आप एक कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसमें एक साथ आप 3 वर्क ऑर्डर और 3 इनवॉइसेज ही अपलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल इनवॉइसेज कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल पीडीएफ एंड कैन अपलोडेड द एफिडेविट ऑफ द ओरल परचेज ऑर्डर इज टू बी इंक्लूडेड इन सिंगल पीडीएफ। लास्ट में दोस्तों ये बात देखिए बताई गई है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही कंप्लेन में बहुत सारे मतलब परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको ना मल्टीपल इनवॉइसेस का एक सिंगल पीडीएफ बनाना होगा। मैंने आपको क्या बताया, एक सिंगल पीडीएफ का साइज वो कितना था, वो था 1 MB का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्कैन करना है लो रेजोल्यूशन पे। तो उस लो रेजोल्यूशन में स्कैन करने के साथ आप क्या कर पाएंगे कि आप मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। टोटल पीडीएफ का साइज आपका 1 MB का होगा, बट उसके अंदर आप 3, 4, 5 वर्क ऑर्डर और इनवॉइसेस लगा सकते हैं। ऐसा करने पे आप क्या कर पाएंगे कि आप एक ही कंप्लेन में मल्टीपल इनवॉइसेस को भी रेज कर पाएंगे। और लास्ट में जैसे बताया गया था कि अगर आप ओरल परचेज का एफिडेविट लगा रहे हैं तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगल परचेज के तहत ही लगा होना चाहिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे, आपकी कंप्लेन रिड्रेस हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स फॉर फाइलिंग के बारे में कि अगर आप ये फाइलिंग करना चाहते हैं तो इसके स्टेप्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहले बोला गया है यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ एमएसएमई समाधान टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर डिलेड पेमेंट। आपको करना क्या है, आपको जो एमएसएमई समाधान की वेबसाइट है वहां पे जाना है और वहां पे एप्लीकेशन फॉर डिलेड पेमेंट्स करके आपको एक लॉगिन मिलेगा, वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देन क्लिक ऑन द केस फॉर एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट्स टैब दैट इज विजिबल ऑन द होम पेज ऑफ पोर्टल। आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट, ये जो लाइन है इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसी लाइन का वहां पे एक पोर्टल मिलेगा, मींस एक टैब मिलेगा। जब आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको होम पेज पे लेके जाएगा एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट के। जब इस कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे यू विल बी डायरेक्टेड टू अ न्यू पेज वेयर यू हैव टू एंटर उद्योग आधार नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर।
दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक एक कंडीशन बताई थी कि अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग उद्यम भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, ये उद्योग आधार के तरीके से था। उसके बाद एक एक्सपोर्ट पोर्टल आया, मींस क्या हुआ, वहां पे इसको इंपोर्ट करा दिया गया था कि जितने भी उद्योग आधार पुराने चल रहे थे वो उद्यम में रीडायरेक्ट कर दिए गए। तो अगर आपके पास उद्योग आधार का नंबर है या फिर उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ही आप ये कंप्लेन लॉन्च कर पाएंगे। उसके बाद देखिए बोला गया है, आफ्टर दैट एंटर योर आधार नंबर और मोबाइल नंबर एज इन उद्यम रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर असिस्टेड फाइलिंग केसेस। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर है वो नंबर आप डालेंगे, क्योंकि उस नंबर डालने के साथ साथ होगा आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। तो अगर आप असिस्टेड फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ही डालने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां बताया गया, देन यू नीड टू एंटर वेरिफिकेशन कोड एज गिवन ऑन द टेक्स्ट इमेज। ये वही प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा फाइल जो होती है वहां पे एक वेरिफिकेशन कोड होगा, ये प्रूफ करने के लिए कि आप एक रोबोट नहीं है, आप एक जेन्युइन फाइलर हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन कोड मिला है, वेरिफिकेशन कोड आप डालेंगे। उसके बाद देन क्लिक ऑन द वैलिडेट उद्योग आधार नंबर बटन, यू विल रिसीव एन ओटीपी। जो मैंने आपको ओटीपी वाली बात बताई थी वो यहीं पे वैलिडेट होती है, क्योंकि आप जब आप उद्योग आधार बटन पे क्लिक करने के बाद ही डालेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा ऑन द ईमेल रजिस्टर्ड ड्यूरिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपके पास जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करी थी, नंबर रजिस्टर किया था, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। एंटर द ओटीपी एंड प्रोसीड टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर डिलेड पेमेंट। अभी क्या करना है, आपको वो ओटीपी डालना है, इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन फाइलर है। मीन जैसे देखिए, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने के लिए आपको ओटीपी देना होता है। एटीएम से विड्रॉ करने के लिए भी देखा होगा आजकल आपने कि ओटीपी आपके नंबर पे आने लगा है। वो ओटीपी इसीलिए आता है कि जेन्युइनिटी प्रूफ कर सके कि ये वेरीफाइड यूजर है। तो जैसे ही आप ये ओटीपी डाल देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर ऑफ द रेस्पोरेंट एंड इनवॉइसेस जनरेटेड बाय यू अगेंस्ट दोज वर्क ऑर्डर एंड सबमिट द एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बनाया गया। मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं। सबसे पहले आपने क्या किया कि आप एमएसएमई समाधान के पोर्टल पे गए, वहां पे आपने एज एन यूजर रजिस्टर किया। उसके लिए आपको आधार नंबर चाहिए था अपना, आपने अपना आधार नंबर डाला, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी डाला जिसपे आपका ओटीपी आना था। ओटीपी जैसे ही आया वैसे आपकी ये एप्लीकेशन ओपन हो गई, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे जिसमें वर्क ऑर्डर था और इनवॉइसेस थी, उसका आपने एक पीडीएफ बना के रखा होगा। उन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आपने इस पे अपलोड कर दिया, और जैसे ही आप इस पे अपलोड करेंगे आपका जो ये फाइलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के साथ साथ जो भी आपका रेजोल्यूशन है वो आपको टाइम टू टाइम पे दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है अगर हम स्टेटस चेक करना चाहते हैं। मींस क्या हो गया कि एक बार क्या हमने यहाँ पे फाइलिंग कर दी तो क्या वो कंप्लीट प्रोसेस है जिससे हमको पता चल पाएगा कि हमारा रेजोल्यूशन कहां तक पहुंचा और कितना रेजोल्यूशन हमको मिल गया है। तो दोस्तों देखिए, प्रोसेस चेक करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको फिर से विजिट करना पड़ेगा एमएसएमई समाधान पोर्टल के ऊपर। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन दी चेक केस स्टेटस। आपको वहां पे ना केस स्टेटस चेक करने का एक टैब मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर आ चुका होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, केस चेक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द होम पेज, होम पेज के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये टैब मिल जाएगा। वहां के जाने के बाद आप क्या करेंगे, अ न्यू पेज विल ओपन, सिलेक्ट द उद्योग आधार नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन होगा। वो पेज क्या करेगा, वहां पे जाने के बाद आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्योग नंबर जो भी आपके पास है वो नंबर आप एंटर करेंगे। एंटर द उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर एंड क्लिक ऑन लॉग इन बटन। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पेज पे कि अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप उससे भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वही बात यहां पे बताई गई कि या तो आपको उद्योग आधार का नंबर चाहिए या आपको उद्यम का नंबर चाहिए, दोनों ही नहीं है तो आप ये पूरी चीज अपनी एप्लीकेशन नंबर से भी कर सकते हैं। वंस यू लॉग इन एंड वैलिडेट क्रेडेंशियल, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू डैशबोर्ड वेयर मल्टीपल एक्शंस कैन बी डन इंक्लूडिंग व्यूइंग द एप्लीकेशन स्टेटस। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, पोर्टल पे गए, वहां पे आपने सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर दिया और क्लिक किया, तो आपको उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो एक ही टैब में दे दी जाएगी। उसके अगेंस्ट में आपने क्या क्या एक्शन लिया है या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या एक्शन हुआ है, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे दिखेंगी। इसके बाद जो भी रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे केस फाइलिंग के ऊपर। आपको मैं एक स्क्रीन के तहत दिखाऊंगा कि अगर आप केस फाइल करते हैं तो किस तरीके का पोर्टल आता है या इंटरफेस किस तरीके का होता है और आपकी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है। देखिए दोस्तों, यहां बताया गया है एंटर योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर एंड फिल वेरिफिकेशन कोड एज डिस्प्लेड एंड क्लिक ऑन वैलिडेट उद्यम। ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, बट मैं आपको अब इंटरफेस के साथ बता रहा हूं कि वहां पे कैसा कैसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए ये नीचे जो खुला हुआ है ये उसकी वेबसाइट है, वही प्रोसेस मैंने आपको दोबारा बताया। यहां पे देखिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आपके पास अगर उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको मोबाइल नंबर देना है। मींस आपने अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो वही नंबर जो आपने उद्यम बनाते समय डाला होगा वो नंबर आपको यहां डालना है। और ये वेरिफिकेशन कोड में जो कैप्चा आ रहा है उसको आप यहां पे डालने के बाद वैलिडेट उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां से आपके पास एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी किस नंबर पे जाएगा? जो मोबाइल नंबर आपने यहां डाला हुआ है। जैसे ही आप ये ओटीपी डाल देंगे, नेक्स्ट स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके की रहेगी। आपने डाला नंबर, उसके बाद ये आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपको यहां पे डालना है अपना आधार नंबर। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर उद्योग आधार देन फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ अंडर उद्योग आधार। अभी देखिए दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मींस अगर आपने पहले डिलेड पेमेंट की एप्लीकेशन के लिए समाधान पोर्टल पे आप चले तो गए, बट आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उद्योग आधार की वही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको करना क्या है कि आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन पहले लेना पड़ेगा। वो कैसे मिलता है? उसके लिए सबसे पहले आपको डालना है अपना आधार नंबर। ये नॉर्मल आधार नंबर है जो आपके पास होता है, वही वाला सेम, वो आधार नंबर यहां डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसका आपको नाम डालना होगा। जैसे सपोज अगर मैं अपना डाल रहा हूं तो मैं अपना नाम डालूंगा एज पर आधार और प्लस अपना आधार नंबर। उसके बाद हम लोग करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो दोस्तों ये जो वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ओटीपी कहां पे जाएगा? ये ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर हमने अपना आधार कार्ड बनवाते समय दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आमतौर पे क्या होता है, जब आधार कार्ड हमारा बना हुआ था उस समय हमारे पास कोई भी नंबर होता है, वो नंबर हम डाल देते हैं। बट ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो करंट नंबर हमारा है अगर वो आधार पे अपडेट नहीं है तो हमारे पास ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि ओटीपी तो ऑलरेडी उस नंबर पे जाएगा जो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो ये ओटीपी हमारा वहां आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट ये लिखा हुआ है, बिफोर यू प्रोसीड टू फाइल एप्लीकेशन ऑफ डिलेड पेमेंट्स प्लीज सी दी फॉलोइंग। ये जो मैं आपको चीजें बताना जा रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिलेड पेमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्या है? यू शुड बी रेडी विद स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर, रिस्पोंडेंट्स एंड इनवॉइसेस जनरेट अगेंस्ट यू दीज वर्क ऑर्डर। ये वही चीज हो गई कि आपको ना पीडीएफ फाइल को पहले ही बना लेना है, क्योंकि सेशन टाइम आउट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो चीज आपकी रिक्वायर्ड है, आपके वर्क ऑर्डर हो गए। अगर वर्क ऑर्डर आपका ओरल फॉर्म में था तो आपको उसके अगेंस्ट एक एफिडेविट बनवाना है। ये दो चीजें हो गई। और थर्ड, जो आपने इनवॉइसेस रेज करी हैं उस वर्क ऑर्डर कंप्लीशन के अगेंस्ट, वो इनवॉइसेस हो गई। ये तीनों चीजें आपको यहां पे डालनी है। उसके बाद क्या है? ईच फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB। ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि 1 MB से ऊपर का फाइल साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? मैक्सिमम 3 वर्क ऑर्डर्स एंड 3 इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड। इसका भी मैंने आपको एक उपाय बताया था कि अगर आप एक ही कंप्लेन में 3 से ज्यादा वर्क ऑर्डर या इनवॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको एक ही पीडीएफ में मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है। बट ध्यान ये रखना है कि वो पीडीएफ का साइज जो है वो 1 MB से ऊपर ना हो। अगर आपने ऐसा किया है तो एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरफेस के बारे में कि अगर आपने कोई केस लॉगिन किया है इसके ऊपर तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप स्टेटस चेक करने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या है, केस चेक स्टेटस बाय एंटरिंग उद्योग आधार नंबर और एप्लीकेशन नंबर और केस नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पे तीनों ऑप्शंस आते हैं। आपको क्या करना है? आपको उद्योग आधार नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें से कोई एक चीज तो रिक्वायर्ड ही है। मींस यहाँ पे आप उद्योग नंबर डाल के भी काम कर सकते हैं प्लस अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें से अगर आपने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया तो एप्लीकेशन नंबर डालने के साथ साथ आपको ये ओटीपी कोडिफिकेशन कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो मींस क्या हो गया, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप अपना केस यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन कोड हर बार आपको नया मिलेगा क्योंकि ये कैप्चा कोड है। इसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर लॉगिन। ये जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने केस स्टेटस लॉगिन करके अपना स्टेटस देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजर लॉगिन। अभी क्या होगा कि अगर आप यूजर लॉगिन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले देखिए बताया गया है एंटर अ वैलिड यूजर आईडी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड यूजर आईडी क्रिएट करनी है। ये यूजर आईडी यूनिक होनी चाहिए, मींस आप कोई कॉमन यूजर आईडी नहीं रख सकते, आपको एक ऑटोमेटिक यूजर आईडी क्रिएट करनी है। और एंटर वैलिड केस नंबर, यहां पे क्या है, ये वैलिड कोई ऑलरेडी आपका केस चल रहा है तो वहां पे आपको वैलिड केस नंबर डालना है। उसके साथ अपना एक लॉगिन पोर्टल, देखिए ये पोर्टल इसीलिए है क्योंकि आप ट्रैक कर पाए आपके जो केसेस चल रहे थे, आपके जो एप्लीकेशन चल रही थी उनका स्टेटस क्या है। प्लस अगर आप कोई नया केस लॉगिन करना चाहते हैं तो इससे क्या होता है, ग्रुपिंग हो जाती है आपकी कंप्लीट लॉगिन आईडी के अंदर, वो सारे केसेस आ जाते हैं एक ही जगह पे ना, ग्रुपिंग करके आप सारी चीज देख पाएंगे। उसके बाद क्या है, एंटर वैलिड वेरिफिकेशन कोड एज गिवन इन द कैप्चा। जैसे कैप्चा इमेज आती है वैसे फिर से आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना है। वेरिफिकेशन कोड इज नॉट केस सेंसिटिव। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत जगह ऐसा कोड होता है कि जो कैप्चा कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो चीज कैपिटल में लिखी है आपको वो चीज कैपिटल लेटर में ही लिखनी है, प्लस जो स्मॉल में है उसको आप स्मॉल में एंटर करेंगे। बट यहां पे ऐसी चीज नहीं है, यहां पे जो वेरिफिकेशन कोड आपका है वो केस सेंसिटिव नहीं है। यहां पे आप स्मॉल और कैपिटल ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद क्या होगा, ये जो पूरी स्क्रीन है आपकी ओपन हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ साथ। वंस यू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर डैशबोर्ड वेयर मल्टीपल एक्शंस कैन बी डन। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि अगर हमने एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली तो अगर हम मल्टीपल एक्शंस करना चाहते हैं, मींस अगर हमने ऑलरेडी कोई केस फाइल कर चुके हैं तो उसका स्टेटस देख सकते हैं, नया केस वहां से फाइल कर सकते हैं, प्लस क्या क्या एक्शन लिए गए हैं हमारी अथॉरिटी के द्वारा, उन एक्शंस का भी ट्रैक हम यहां पे रख पाएंगे। तो इस पूरे केसेस में क्या होता है कि ये सारी चीजें इस तरीके की हैं कि अगर आपने एक बार लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली तो इसमें से कोई भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफाइड कंपनीज फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट्स माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज सप्लायर्स ऑर्डर 2019। दोस्तों ये जो एक्ट हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सारी बातें इसी एक्ट से निकल के आती हैं। देखिए फिर से एक बार नाम पढ़िए, ये एक्ट क्या करता है, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सप्लाईज। अभी क्या है, यहां पे ना पेमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो फर्निश करी जाती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हैं, कोई डिलेड पेमेंट है तो उसके अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, तो वो डिलेड पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी कैसे, क्योंकि देखिए कंपनीज एक्ट के तहत एक अमेंडमेंट आया था जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ने बताया था कि इस तरीके का एक एक्ट आया था। वो क्या बोलता था, इस तरीके का जो एक्ट है वो ये बोलता था कि आप अगर एक एमएसएमई है और दूसरे एमएसएमई के तहत आपका कोई पेमेंट बाकी है तो आपको नोटिफाई तो करना ही करना है, प्लस बताना है कि वो पेमेंट कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है और अमाउंट कितना है। तो आगे चलते हैं, इसी एक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले स्पेसिफाइड कंपनीज की बात है कि स्पेसिफाइड कंपनी यहां पे कौन कौन सी होती हैं और कैसे फाइलिंग होती है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट आपका लंबे समय तक काम आएगा। देखिए स्पेसिफाइड कंपनी सभी कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसमें कौन कौन सी आती है, रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एमएसएमई, जिन्होंने भी कोई गुड्स और सर्विस रिसीव करी है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से। The payment for such service is still outstanding for more than company side for more than 45 days। और इसका पेमेंट अगर 45 दिन से ऊपर का बाकी रह गया है और आपने कोई सर्विस ली थी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से, तो आप करेंगे क्या, फाइल एमएसएमई फॉर्म 1 विद एमसीए। आपको करना क्या है, एमएसएमई फॉर्म 1 एक होता है वो आपको एमसीए से फाइल कर देना है। अभी क्या होगा, इनिशियल रिटर्न एक होता है वो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर हाफ ईयर रिटर्न। अभी क्या है, आपको एमएसएमई, देखिए अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो हो सकता है आज की डेट में बहुत कॉमन है कि जो 45 दिन का समय दिया हुआ है वो ज्यादातर जो सप्लायर्स होते हैं वो आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि 30 डेज क्रेडिट तो सब लेते ही हैं और अगर आपने 15 दिन और मिस करें तो आप 45 दिन की जो डेडलाइन है उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर आपके फर्म में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको फॉर्म 1 बताया ये फॉर्म 1 आपको फाइल करना है। और ये फॉर्म 1 जो आप फाइल करेंगे इसका टाइम पीरियड क्या होता है, एक इनिशियल रिटर्न होता है और एक रेगुलर हाफ ईयर रिटर्न होता है। मींस हर 6 महीने पे आपको ये रिटर्न फाइल करेंगे और इसकी जो डिटेल्स है वो वहां पे देंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल रिटर्न के बारे में। जो हमारा इनिशियल रिटर्न होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन द एमसीए जनरल सर्कुलर डेटेड 21 February 2019, the initial return filing of MSME form 1 must be done within 30 days starting from the date of said e-form deployed on MCA 21 पोर्टल।
अभी इनिशियल फॉर्म देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि जब ये पूरी स्कीम नई तरीके से आई थी और इसको लॉन्च ही किया जा रहा था, तो उस डेट पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बैक डेटा नहीं है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां पे ना बैक डेटा कैलकुलेशन के लिए एक इनिशियल रिटर्न लाया गया और ये बताया गया कि जो हमारा इनिशियल रिटर्न है फॉर्म एमएसएमई 1 में, ये हमको फाइल कब करना है। ये डेट हमारी आई थी 21/2/2019। यहां पे ये फॉर्म आया और बोला गया कि इस डेट के विद इन 30 डेज जितने भी ऐसे लोग इस पे एप्लीकेबल हैं उनको अपना जो डेटा है वो एमसीए के पोर्टल पे अपलोड करना है। एमसीए 21 का जो पोर्टल होता है उस पे आप जाके अपलोड करेंगे। कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म 1, जो मैंने आपको बताया था फॉर्म 1 तो वही रहेगा, प्लस ये आपको इनिशियल रिटर्न के तौर पे इसको फाइल करना है और इसकी तारीख क्या होती है 30 दिनों के भीतर की जाना है। मींस जो मेरी डेट आई थी उसके 30 डेज के विद इन आपको ये इनिशियल रिटर्न जो था उसको फाइल करना था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे रेगुलर हाफ ईयर रिटर्न की। इस कैटेगरी के तहत क्या किया जाता है, कुछ रेगुलर हाफ ईयर रिटर्न्स भी फाइल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेगुलर हाफ ईयर रिटर्न वो इसलिए क्योंकि आपने एक बार तो इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपको करना क्या है कि उसको मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि हाफ ईयर पे जब आप डेटा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ पेमेंट्स ऐसे होंगे जो 180 डेज के ओल्ड होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हाफ ईयर जाएंगे तो आप ये ट्रैक करेंगे कि क्या पेमेंट 180 डेज के बियॉन्ड जा रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या बताया गया है, MSME फॉर्म 1 is filed on half year basis, the due date are given below। अभी करेंगे क्या, देखिए अक्टूबर से मार्च का जो हमारा हाफ ईयर होता है इसकी डेट होती है 30 अप्रैल और अप्रैल से सितंबर का जो हाफ ईयर होता है उसकी डेट होती है 31 अक्टूबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाफ ईयर जो कंप्लीट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी लास्ट डेट, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फर्स्ट हाफ ईयर कंप्लीट करेंगे अप्रैल से सितंबर का, तो नेक्स्ट मंथ हमारा अक्टूबर होता है उसकी 31st डेट, और जब हम क्वार्टर कंप्लीट करेंगे अक्टूबर से मार्च वाला तो इसके बाद आता है अप्रैल की 30th डेट। तो याद रखने का तरीका यह है कि जब मेरा हाफ ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसकी जो लास्ट डेट होगी वहां पे हमको ये MCA 21 पे जाके MSME फॉर्म 1 फाइल करना है हाफ ईयर बेसिस पे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज। मींस एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल रहने वाला है और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको ये 21 के पोर्टल पे जो ये फॉर्म अपलोड करना है MSME फॉर्म 1 वो करेंगे कौन। देखिए, एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय MCA इट हैज बीन मैंडेट टू फाइल डिस्क्लोज टू MSME फॉर्म 1 फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, माइक्रो कंपनीज, द कंपनी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई हैं कि जो वो 2 कंडीशंस फुलफिल करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, माइक्रो स्मॉल कंपनी है या कोई भी कंपनी जो ये 2 बताई हुई कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको ये MSME फॉर्म 1 फाइल करना है। कंडीशन 1 क्या है, कंपनी मस्ट हैव रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। कंपनी ने कोई भी ऐसे गुड्स या सर्विस रिसीव किए होने चाहिए जो कि उसने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से लिए हों। और देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, पेमेंट मस्ट हैव बीन ड्यू नॉट पे टू सच माइक्रो एंटरप्राइज फॉर 46 डेज। दोस्तों यहाँ पे ये 46 डेज इसलिए बताए हैं क्योंकि 45 डेज का टाइम पीरियड हमको दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। जब इसके बाद एक भी दिन हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 46 डेज और 46th डे होने के बाद ही हम यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कर पाएंगे और कंप्लेन लॉन्च करने के साथ साथ जो ये हमारा फॉर्म 1 है ये तभी फाइल होगा। तो इनमें से कोई दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाएंगी तब हम ये फॉर्म फाइल कर पाएंगे। लास्ट में देखिए एक नोट दिया हुआ है, डेट ऑफ डीम्ड डिलीवरी refers to acceptance of goods and services by the buyer in writing with no objection to the product and services received within 15 days time period। अभी क्या है कि डीम्ड डिलीवरी मानी कब जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपके पास गुड्स आया तभी आप उसका पेमेंट करेंगे। तो गुड्स आया डीम्ड कब माना जाएगा, वो तब माना जाएगा जब आपने गुड्स रिसीव कर लिया हो या आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया और गुड्स आए हुए आपके पास 15 दिन हो चुके हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया और हमारा पेमेंट अब यहां से ड्यू हो गया। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी एप्लीकेबल कंपनीज के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पेनल्टी के ऊपर। पेनल्टीज कौन कौन सी लगती हैं, देखिए जो हमारी स्पेसिफाइड कंपनीज जो मैंने आपको बताई उनके ऊपर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी यहां पे लगाई जा सकती है। और डिफॉल्टिंग ऑफिसर रिलेटेड टू कंपनी मींस जैसे आपने कंपनी से पेमेंट की बात करी, पेमेंट नहीं हुआ 25,000 लगाई जाएगी, प्लस उस कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा जिसको ये टोटल पेमेंट करवाना था उसके लिए जो प्रावधान है वो ये बोलता है इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000 to 3 लाख और बोथ। अभी क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उस कंपनी में उसके ऊपर 25,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और उसको हम लोग इम्प्रिजमेंट भी डाल सकते हैं 6 महीने तक का। 6 महीने तक का इम्प्रिजमेंट होगा और 25,000 से लेके 3 लाख तक की पेनल्टी ये हम लोग लगाएंगे ऑफिसर के ऊपर,
प्लस जो हमारी कंपनी होती है जो इसमें कैटेगरी में फॉल करती है उसके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी आएगी। तो ये दोनों पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे डिटेल्स नीड टू बी फर्निश्ड बाय कंपनीज इन फॉर्म एमएसएमई 1। कौन कौन सी वो डिटेल है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एमएसएमई 1 फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए दी अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू। ये बहुत बेसिक है क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा ही कि कितना पेमेंट बाकी था। सपोज आपका अगर 2 लाख रुपए बाकी है तो आप वहां पे बताएंगे कि हमारा 2 लाख रुपए बाकी था। द रीजन फॉर डिलेड पेमेंट, अगर आपको कोई भी रीजन दिया गया है आपके सप्लायर द्वारा कि मीन जिससे आपने लिया था और जो पेमेंट आपका नहीं कर रहा है उसके अगेंस्ट में उसने क्या क्या बताया है वो रीजन आपको देना पड़ेगा। प्लस सप्लायर का नाम देना पड़ेगा जिसने किया था, पैन ऑफ द सप्लायर, डेट फ्रॉम विच अमाउंट इज ड्यू। ये कुछ बेसिक जरूरी जानकारियां हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले अमाउंट आएगा, अमाउंट के बाद रीजन आएगा, सप्लायर का नाम आएगा, पैन नंबर आएगा और कब से वो अमाउंट ड्यू है। इतनी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको एमएसएमई फॉर्म 1 के तहत में देनी पड़ती हैं और ये जानकारियां जब आप दे देंगे तो आपका फॉर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फॉर्म 1 किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ आपको फॉर्म 1 का इंटरफेस मिलता है। देखिए यहां बताया गया सबसे पहले स्टेप 1 में कंपनी डिटेल सच एज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ग्लोबल लोकेशन एंड दी, ये जो डिटेल सारी है ये आपको फिल करनी है। कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके का एमएसएमई 1 फॉर्म आता है। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ग्लोबल लोकेशन और पैन नंबर, ये तीनों डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का सेकंड इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे ना कंपनी का नाम ऑटोफिल होके आ जाएगा, जो आपने सिन नंबर डाला था वहां से उसका एड्रेस ओपन होके आ जाएगा, प्लस उसकी मेल आईडी आ जाएगी। ये तीनों डिटेल वहां पे आ जाएंगी। इनिशियल रिटर्न जो आपने फाइल किया था वो कितना था, उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज आपने कितने बताए थे इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो अमाउंट यहाँ पे फिल होके आएगा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, थर्ड इनिशियल रिटर्न की जो डिटेल थी वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स डालेंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम। ये जो हम लोग पर्टिकुलर्स डालते हैं ये क्या बात करता है, पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द सप्लायर एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू। अब ये देखिए टेबल को अगर आप समझ गए एक बार तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर डाला जाएगा, नेम ऑफ सप्लायर होगा, पैन नंबर होगा, अमाउंट ड्यू स्पेसिफाइड। ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई थी ये सारी जानकारियां आपको डालनी है, क्योंकि इन्हीं जानकारियों के बेसिस पे सिस्टम जो होता है वो ऑटो पॉपुलेट करता है कि आपको कितना पेमेंट लेना बाकी था और किस वेंडर से टोटल अमाउंट आपका ड्यू है। ये सारी डिटेल आप देंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देना है रेगुलर रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू टू एमएसएमई। जो रेगुलर रिटर्न्स होते हैं उसमें कैसे जाता है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर वो भी सेम फॉर्मेट में जाएगा, और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अक्टूबर से दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू मार्च, जो ये फर्स्ट हाफ ईयर था और सेकंड हाफ ईयर डिटेल बिल्कुल सेम है सारी। फाइनेंशियल ईयर, नेम, पैन, अमाउंट और स्पेसिफाई द ईयर फ्रॉम दैट अमाउंट इज ड्यू, कब से वो आपका अमाउंट ड्यू है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दोनों ही फॉर्म्स में देनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्या है, डिटेल्स बेस्ड ऑन रिटर्न्स फॉर डिले। जो मैंने आपको रिटर्न की बात बताई थी उसमें रिटर्न में क्या होता है, यहाँ पे ना आपको एक रिटर्न का रीजन देना है कि जो पेमेंट डिले हो रहा था वो किस वजह से था। तो यहाँ पे जो भी आपके पास में एक टोटल तरीके से समरी फॉर्म में रीजन होगा उसको आप दे सकते हैं यहाँ पे कि पेमेंट डिले आखिरकार हो क्यों रहा है। और ये जो मैंने आपको अटैचमेंट की बात बताई थी, यहाँ पे आपके पास कोई भी सपोर्टिंग अटैचमेंट आप लगाना चाह सकते हैं, उसके लिए जगह दी गई है, यहाँ पे आप अटैचमेंट लगाएंगे। अटैचमेंट के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके का डिक्लेरेशन का इंटरफेस आता है कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन देनी है, प्लस डायरेक्टर का नाम देना है, उसका DIN नंबर या पिन नंबर, पैन नंबर, जो भी आपके पास डिटेल है उसको यहाँ डालेंगे। और डालने के बाद क्या होता है, सबसे पहले आप करेंगे चेक फॉर्म। चेक फॉर्म क्या होता है, वो चेक करता है कि जो भी डिटेल्स देना कंपलसरी था क्या आपने वो सारी डिटेल्स डाली हैं। वो सारी डिटेल्स अगर आपने डाल दी हैं तो उसके बाद आप करेंगे प्री स्क्रूटनी। प्री स्क्रूटनी में चेक करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वैलिडेट होगा अपना MCA 21 के पोर्टल से, और अगर वो चेक है तो इस फॉर्म की आप PDF को अपलोड कर सकते हैं MCA के पोर्टल पे। जो भी आपके साथ में इस फॉर्म की दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतों का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पे MSME समाधान का जो सेशन था वो यहाँ पे एंड होता है। मैंने इस सेशन के माध्यम से आपको MSME से डिलेड पेमेंट के सारे प्रोविजंस बताए, प्लस बाद में मैंने आपको कंपनी फॉर्म में भी रिलेटेड बताया कि जो MSME फॉर्म 1 अगर आप फाइल करते हैं तो उस फॉर्म 1 को आप कैसे फाइल करेंगे, उस फॉर्म 1 में क्या क्या पर्टिकुलर जानने थे। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की बताई हुई सारी जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। आज के समय में हम बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं जिससे काफी बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसे में इस कचरे का एकमात्र सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग बिजनेस, जो हमारे आने वाले भविष्य को संवारने का काम करता है। आज बहुत ही कम लोग हैं
जो जानते हैं कि इस कचरे से भी मोटी कमाई की जा सकती है और यहीं से शुरू होते हैं रिसाइकलिंग बिजनेसेस। लेकिन किसी भी तरह के वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग बिजनेस में उतरने से पहले उस बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके आने वाले भविष्य की नींव का काम करती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है बायोमास ब्रिकेट्स। बायोमास ब्रिकेट्स कोयले और चारकोल के लिए जैव ईंधन विकल्प है। ब्रिकेट का उपयोग विकासशील देशों में किया जाता है, जहां खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं है। विकसित दुनिया में ब्रिकेट के उपयोग के लिए एक कदम उठाया गया है, जहां भाप से बिजली का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक बॉयलरों को गर्म करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। बॉयलर की आपूर्ति की जाने वाली गर्मी बनाने के लिए ब्रिकेट्स को कोयले के साथ को फायर किया जाता है। बायोमास ब्रिकेट ज्यादातर हरे कचरे और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीट एंड कुकिंग फ्यूल के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कंप्रेस्ड कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइस हस्क, बगास, ग्राउंड नट शेल्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट सहित विभिन्न कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अगर आप बायोमास ब्रिकेट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टोटल 70 से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपकी वर्किंग कैपिटल होगी लगभग 20 से 25 लाख और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 15 से 20%। वहीं एरिया की बात करें तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 30,000 से 45,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिससे आप 10 से 12 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपको 10 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। एल्यूमिनियम के कचरे को दुनिया के सबसे मूल्यवान कचरे में से एक माना जाता है। भारत में एल्यूमिनियम के डिब्बे में पैक किए गए उत्पादों की मांग अधिक है। तेजी से बढ़ते ऑटोमोटिव उद्योग के कारण हर साल सेकेंडरी एल्यूमिनियम की मांग में लगभग 8 से 10% की वृद्धि हुई है। ये प्लास्टिक उत्पादों का एक अच्छा विकल्प है। बोतलों से लेकर कंटेनर तक, जैसे जैसे लोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, एल्यूमिनियम में पैक किए गए उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्क्रैप एल्यूमिनियम को उनके शुरुआती उत्पादन के बाद फिर से उत्पादों में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में मेटल को फिर से पिघालना शामिल है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से नया एल्यूमिनियम बनाने की तुलना में बहुत कम खर्चीला है, जिसे बॉक्साइट से खनन किया जाना चाहिए और फिर बायर प्रक्रिया का उपयोग करके रिफाइंड किया जाना चाहिए। एक नए व्यापारी के रूप में जो रिसाइकलिंग व्यवसाय में अच्छा लाभ कमाना चाहता है, उसके लिए एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग व्यवसाय एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 4 से 5 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें आपकी मशीनरी कॉस्ट रहेगी 45 से 80 लाख। अगर आपकी पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मैट्रिक टन रहती है, वहीं एरिया की बात करें तो इस बिजनेस के लिए 20,000 स्क्वायर फीट एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी, जिससे आप 25 से 30 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका पावर कंजम्पशन रहेगा 60 से 70 किलोवाट और सबसे जरूरी ये है कि इस बिजनेस से आप 7 से 8% का मुनाफा कमा सकते हैं। अब हमारा अगला बिजनेस आइडिया है बायो सीएनजी। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि के साथ बायो सीएनजी व्यवसाय एक बहुत लोकप्रिय व्यवसाय बनता जा रहा है। इस बढ़ोतरी से देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। देश में फॉसिल फ्यूल को संरक्षित करने के लिए इनमें से 79% दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये बायो सीएनजी को अन्य देशों से पेट्रोल, डीजल और गैसों के इंपोर्ट में कटौती करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इस व्यवसाय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एग्रीकल्चर वेस्ट से बना है और ये सस्टेनेबल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो 2.5 टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए आपको 11 से 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी लोड रहेगा 350 किलोवाट और मैन पावर में आपको 25 से 30 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। एरिया की बात करें तो आपको 2 से 3 एकड़ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी और इस बिजनेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 15 से 20%। वहीं 5 टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर चाहिए होंगे 20 से 25 करोड़ रुपए।
इलेक्ट्रिसिटी लोड रहेगा 700 किलोवाट। वर्कर्स में आप 30 से 40 लोगों के साथ ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो है 5 से 6 एकड़। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है थर्माकोल रिसाइकलिंग। थर्माकोल रिसाइकलिंग व्यवसाय उन व्यवसायों में से एक है जो आपके लाभ को बढ़ा सकता है। ये ऑनलाइन बिजनेस में वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण में कमी और रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। ये ई कॉमर्स पैकेजिंग का एक हिस्सा है। बाजार में थर्माकोल की काफी डिमांड है और इसीलिए इसका बिजनेस आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट रहेगी 28 से 30 लाख रुपए। अगर आपका प्लांट एक ऑटोमेटिक प्लांट है तो इसमें आपका रिक्वायर्ड एरिया रहेगा 3500 से 4000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका पावर कंजम्पशन रहेगा 30 किलोवाट। वहीं मैन पावर की बात करें तो इस बिजनेस को आप 7 से 9 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा 20 से 25%। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है आपके लिए ये सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।